स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। तो जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा करते हैं तो उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यही सब आपके मन में आता है। लेकिन क्या आपने कभी जियोथर्मल एनर्जी के बारे में सुना है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत ने कोशिश की थी 2022 में पहला जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करने का, लेकिन हम उसमें विफल रहे थे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, लद्दाख में फिर से एक बार प्रयास किया जाएगा जून के महीने में। यह आप खबर देख पाएंगे, ONGC प्लान्स जून ड्रिलिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन लद्दाख। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ देखेंगे हम इस बार अलग क्या कर रहे हैं। 2022 में गलती क्या हुई थी, इस बार क्या अलग होने जा रहा है, पूरे दुनिया में इसका क्या सिचुएशन है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय आपके पास ये बैच अवेल करने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय सुपर लर्निंग डेज का ऑफर चल रहा है। आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और किसी भी बैच को, चाहे वो ऑप्शनल के अलग अलग बैचेस हो गए, यूपीएससी का 2025 हो गया, 26 हो गया, कोई भी बैच आप लोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में जाइए और क्लिक करिए लिंक को, एंड देन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता है भारत सरकार की एक कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उनके द्वारा एक फ्रेश ड्रिलिंग कैंपेन जो है स्टार्ट किया जाएगा लद्दाख में जून के महीने में, क्योंकि 2 साल पहले एक बड़ा सेटबैक मिला था जब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट लद्दाख में, आप देख सकते हो, यहां पर आपने अक्सर पूगा वैली के बारे में सुना होगा। तो ये लद्दाख वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, और यहां पर आप देख पाओगे ये है आपका ले, और उसके नीचे हेमिस नेशनल पार्क आपने सुना होगा। इसके राइट में ये जो लेक आप देख रहे हो, ये पैंगोंग सो लेक है, ठीक है। तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पर पूगा वैली है, पूगा एक जगह है, वहीं पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सेटअप किया जाएगा। और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उस एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। मतलब कि एमिशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही है, सोनम वांगचुक जो है अभी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो उनका अगेन क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बड़ा कंसर्न था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर इस तरह के प्रोजेक्ट से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है तो ये एमिशन फ्री होगा, क्लाइमेट फ्रेंडली होगा, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की समस्या नहीं आएगी। स्पेस हीटिंग हो गया, मतलब रूम वगैरह में जो हीटिंग चाहिए होता है, क्योंकि काफ़ी कोल्ड वेदर है वहाँ पर, फिर इरिगेशन की फैसिलिटी हो गई, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर पाएंगे। जो ONGC कंपनी है वो प्लान कर रही है, जो पहला वेल है वो आपका जून के 2nd या 3rd वीक में स्टार्ट किया जाएगा। और देखिए, बेसिकली बताया जा रहा है कि वहाँ पर 2 वेल खोदे जाएंगे। मतलब जो पूगा जो जगह है वहाँ पर 2 वेल होंगे, और हर एक वेल करीब 1000 मीटर के आसपास का होने वाला है। और करीब जून से ये पूरा काम स्टार्ट होगा, सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 1 मेगावाट कैपेसिटी का जो पूरा पावर प्लांट है वो हम सेटअप कर पाएंगे अगले साल। और इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। यहाँ पर जब वेल खोदा जाएगा ना, तो इसमें कोई ऑयल नहीं निकलेगा, बेसिकली वहाँ से गर्म पानी निकलेगा। जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से और आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझिए कि नीचे से गरम गरम पानी या स्टीम निकलता है, उसी का हम यूज़ करते हैं टरबाइन चलाने में। और टरबाइन चलता है तो आपको पता है हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल पर्पज़ है, देखिए, ये जो पानी निकाला जाएगा उसमें से, उसका टेम्परेचर करीब 220 डिग्री। तो पानी की जब हम बात करें तो बेसिकली स्टीम आप कह लीजिए, ठीक है। तो 220 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो सकता है। एंड जो स्टीम है, इट विल बी फर्स्ट यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आगे चलकर जो रूम की हीटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना हो, एक्वा फार्मिंग हो गया, हर्बल स्पा हो गया, कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस बार जो ONGC ने जो आइसलैंड के कंसल्टेंट है, क्योंकि आइसलैंड में अगर आप देखोगे ना, वहाँ पर 2/3 जो प्राइमरी एनर्जी यूज की जाती है वो उसका 2/3 जियोथर्मल एनर्जी से ही आता है। तो आइसलैंड की इस बार हमने यहाँ पर सहायता ली है, और ONGC यहाँ पर ऑलरेडी जो ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड कर चुका है। क्योंकि क्या हुआ था पिछले साल 2023 में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्रयास किया था 2022 में, असफल रहे थे। फिर पिछले साल 2023 में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही लेने के लिए नहीं रेडी था, लेकिन इस बार ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है ड्रिलिंग के लिए। ऑलरेडी इंस्पेक्शन वगैरह इस समय जारी है, और मई के महीने में जो पूरा सामान वगैरह का मोबिलाइजेशन है वो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, पूगा के अंदर बताया जा रहा है कि बहुत छोटा समय होता है ड्रिलिंग का, क्योंकि जून के पहले आप कर नहीं सकते, सितंबर के बाद आप कर नहीं सकते। तो जून से सितंबर के बीच में ही समय है,
क्योंकि सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा ठंड होती है और अप्रैल के पहले अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो पूरा रोड वगैरह है सब कुछ आइस से ढका होता है। हम लद्दाख की बात कर रहे हैं और कोल्ड वेदर की वजह से, लेस ऑक्सीजन की वजह से जो सामान वगैरह बड़े बड़े मशीन लाने होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और इसके साथ साथ आप एरोप्लेन वगैरह से भी लाने में मुश्किल होती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो जो प्लेन है वो भी हैवी इक्विपमेंट को नहीं ला सकते वहाँ पर। और ट्रक्स वगैरह की भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिजेस वगैरह हैं वो हैवी मशीन के जो ट्रक्स हैं उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए जून से सितंबर तक का ही यहाँ पर टाइम है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 2022 में क्या हुआ था। 2022 में भी ओएनजीसी ने कोशिश किया था वहाँ पर ड्रिलिंग करने का, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से जो वाटर निकला ना, पानी, वो एकदम अनकंट्रोल्ड था, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो इसी की वजह से जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अबैंडन कर दिया गया। और उस प्रॉब्लम को देखते हुए इस बार जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ऑलरेडी एडवांस्ड इक्विपमेंट मंगा रखा है कि इस बार भी अगर मान लो कोई अनकंट्रोल्ड वे में पानी निकलता है, वाटर निकलता है, तो वहां पर ब्लो आउट प्रिवेंटर लगाया जा रहा है इस बार, ताकि उस चैलेंज से निपटा जा सके। और पिछले साल जैसे मैंने आपको बताया कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसने इंटरेस्ट शो नहीं किया था। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि मैं बार बार जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये होता क्या एग्जैक्टली? देखो, इट इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो हम बात करते हैं ना, सोलर एनर्जी, ये सब, तो उसी प्रकार का ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। बेसिकली पृथ्वी के अंदर जो हीट होती है ना, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो हीट है वो कहाँ से आती है पृथ्वी के अंदर? एक तो जब पृथ्वी बना होता है तो उस समय जो समीकरण होते हैं उसकी वजह से लगातार हीट जनरेट होता है धरती के अंदर। फिर इसके अलावा रेडियो एक्टिव डेके वगैरह जो मिनरल्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिव डेके की वजह से भी वहाँ पर हीट जनरेट होता है। तो कई सारे कारण की वजह से वहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और उसमें से जो निकलता है पानी वो काफ़ी गर्म होता है और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर आप पिक्चर में देख पाओगे कुछ इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, ये आपका इकोनॉमी वाइज तो बेनिफिशियल है ही है, फार्मिंग के लिए, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी काफ़ी काम आती है। मतलब टूरिज्म जो है हम काफ़ी फैला सकते हैं अगर इसमें हमें सक्सेस हासिल हो जाता है। ओवरऑल अगर हम एडवांटेजेस की बात करें जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, देखो, एक तो ये क्लीन और रिन्यूएबल है। क्या होता है कि जो पानी हम निकाल रहे हैं यहाँ से, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं टरबाइन चलाने के लिए, तो जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो वापस उसको धरती में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये एक हो गया, एक तो ये फायदा है क्लीन एंड रिन्यूएबल। फिर दूसरा है रिलायबल बेस लोड पावर। देखो, रिन्यूएबल पावर में हम क्या कहते हैं, जब मान लो सोलर है, सोलर एनर्जी, सूरज नहीं निकला, ठीक है, बादल ढका हुआ है, तो एक इशू है कि जनरेट नहीं होगा, काम नहीं आएगा। मान लो विंड एनर्जी के केस में अगर हवा नहीं चल रही है तेज, तो अगेन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। लेकिन ये आप 24/7 रिलाई कर सकते हो इसमें, जब तक यहाँ पर गर्म पानी निकल रहा है तब तक आप इसके ऊपर 24/7 रिलाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा लॉन्ग टर्म में आपको कॉस्ट सेविंग होता है। देखो, इनिशियल यहाँ पर काफ़ी खर्चा आता है इसको सेटअप करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? पहला कि डिपेंडेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा लोकेशन पर, आप इसको हर जगह सेटअप नहीं कर सकते। और इसीलिए पूरे दुनिया में आप देखोगे तो गिने चुने ही आपको इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, टकराती हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी जहाँ पर होता है, वहीं पर ज़्यादातर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई आता है, इसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च करना होता है। फिर तीसरा है जियोलॉजिकल रिस्क। आप ज़मीन खोद रहे हो तो उससे यहाँ पर जो सिस्मिक एक्टिविटी वगैरह है उस सब का डर होता है थोड़ा सा। फिर इसके अलावा क्या है कि जब आप अंदर वेल खोद रहे हो तो वहाँ से जो हार्मफुल गैसेज हैं, कई बार हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, तो वो भी निकल सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये थोड़े से दिक्कत हैं। और लिमिटेड लाइफ टाइम ऑफ वेल। क्या है कि पानी गर्म आ रहा है जब तक, तब तक तो उसका फायदा है, लेकिन आगे चलकर कभी तो ऐसा समय आएगा कि पानी आपको गर्म नहीं मिलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगर हम बात करें ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, देखो बहुत कम। 2022 में अगर आप देखोगे तो पूरे दुनिया भर में जितना भी रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका सिर्फ 0.4% कंट्रीब्यूशन ही जियोथर्मल एनर्जी से आता है। और इनफैक्ट आप देख पाओगे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि पूरे दुनिया में जो करंट इंस्टॉल कैपेसिटी है ना, इट इज जस्ट 14.9 गीगावाट। ठीक है, अब अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसकी जियोथर्मल एनर्जी की, वो इंडोनेशिया में, इटली में, केन्या, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, इस तरह की जगहों पर देखने को मिलेगा। और 2022 में आप देख सकते हो सिर्फ 181 मेगावाट ऑफ न्यू जियोथर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड किया गया था। अब आप इसको जस्ट कंपेयर करो सिर्फ सोलर वाले
एनर्जी कैपेसिटी से। सोलर जो पीवी कैपेसिटी होती है जो इंस्टॉल लगाया गया था 2022 में, वो था 191 गीगावाट, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ 181 मेगावाट जो है आपका जियोथर्मल एनर्जी वाला था। तो आप समझ रहे हो ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है दुनिया में। भारत की जहां तक अगर हम पोटेंशियल की बात करें, जियोथर्मल पोटेंशियल, तो देखिए करीब 340 जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग ये आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये आप मैप देख सकते हो यहाँ पर। एक तो पूगा वाला मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, तो कुछ इस एरियाज में। फिर यहाँ पर जो पेनिनसुलर रीजन में भी आप देखोगे, मध्य प्रदेश, ये वाला जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। फिर वेस्टर्न घाट साइड अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ हद तक आपको मिल सकता है। फिर गुजरात साइड भी यहाँ पर कुछ हो गया। देन अगेन जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है, असम और जो सिक्किम वाला पूरा एरिया यहाँ पर, तो बहुत कम है। अल्टीमेटली आपको ये समझना है। कुछ एरियाज़ की हम बात करें तो लद्दाख में पूगा वैली, फिर महाराष्ट्र में जलगांव हो गया, उत्तराखंड में तपोवन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण। मुझे याद है यहाँ पर मैं गया था गुरुद्वारे में, घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ पर गर्म पानी पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था एक्चुअली। एंड बहुत क्यूरियस था, छोटे में गया था मैं, तो मुझे याद है अभी भी कि वो पानी से मतलब गरम गरम पानी आता था। लोग चावल भी उसमें डालते थे तो वो पक जाता था एक तरह से। तो वो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण गुरुद्वारा वहाँ पर। तो ये छत्तीसगढ़ हो गया, ताता पानी, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक आइसलैंड का सवाल है, मैं आपको बता रहा था कि देखिए वहाँ का जो प्राइमरी एनर्जी यूज़ है ना, उसका 2/3 जियोथर्मल एनर्जी से ही आता है। और जो हॉट वाटर है वो बेसिकली पूरे आइसलैंड के अंदर क्या है, उसकी सप्लाई की जाती है पाइप के माध्यम से, और बिजनेसेस, इंस्टीट्यूट्स अलग अलग जगह पर। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं आइसलैंड में, वो भी इसी के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि आइसलैंड बहुत ठंड वाली जगह है। वहाँ पर जनरली जो एग्रीकल्चर हम भारत में देखते हैं वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये काफ़ी काम आता है फ्रूट्स उगाने में, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। फिर इसके अलावा फिश फार्मिंग वगैरह हो गया। और वहाँ पर अगर आप देखो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ब्लू लगून, ठीक है, वो वहाँ पर लोग जाते हैं देखने उस चीज़ को, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आइसलैंड के इकोनॉमी में जियोथर्मल एनर्जी। तो देखते हैं इस बार क्या हम सफल हो पाते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि लद्दाख में भी और भारत का पहला जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाए। इसी के बारे में आपको बताना था इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि जियोथर्मल जो प्लांट होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।